देखिएगा, ठीक है। एपरेंट एंड एक्चुअल डेप्थ मैंने आपको बताया, असली और नकली गहराई कितनी कितनी है और उनके बीच का रिलेशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक ये डायग्राम बना हुआ है, ये हमारे डेरिवेशन को करने के लिए है। मैं आपको डायग्राम पहले अलग से बना के दिखा देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली कहानी होती क्या है। देखो, अगर ये एक बीकर है और मुझसे कहा गया कि इसके बॉटम पे कुछ रखा है, बिल्कुल नीचे बेस पे कुछ रखा है, तो पानी अगर टॉप तक भरा हुआ है या जो भी लिक्विड है भरा हुआ है, तो एक कॉमन बात है भाई कि जो यहां पे चीज रखी है वो कितनी गहराई में है, जितना इसकी बीकर की डेप्थ है, एच हाइट, या इसको मैं बोलता हूं डी, क्योंकि मुझे सब कुछ डेप्थ के रूप में दिखाना है, तो इसका नाम रख दिया मैंने डी एक्चुअल। कोई आपत्ति तो नहीं? यहां पे यहां पे रखा था ऑब्जेक्ट, नाम रख दिया डी एक्चुअल। अब एक बात को ध्यान से देखना, होगा क्या, होगा ये कि जब लाइट रे किसी भी, जैसे ये तो बहुत रेयरर मीडियम है ना, पता है आपको ये बात कि डेंसर है ये? सोच के बताओ कि बाहर तो हवा है, बाहर तो वैक्यूम है, मान लेते हैं, बाहर मान लेते हैं वैक्यूम है, क्या है? चलो नहीं मानते वैक्यूम, स्पेशल केस क्यों ले, हम पर्टिकुलर केस लेते हैं कि बाहर जो मीडियम है वो कोई भी रेयरर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, क्या है? जो अंदर मीडियम है ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, और इस वक्त ऑब्जेक्ट कहां रखा है मेरा? डेंसर में या रेयरर में? डेंसर में रखा है, और मैं ऑब्जेक्ट को देख कहां रहा हूं? रेयरर से बैठ के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? डेंसर में। अब कहानी बनती है ध्यान ध्यान से, आराम आराम से। अब क्या होता है, मैं लाइट रेज बनाता हूं, लाइट रेज मार्क करता हूं, और मैं जानता हूं जब लाइट रे, ये पता है ना तुम्हें बताना, लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो तरीके की बेंडिंग होती है, जब लाइट पानी से बाहर जाएगी, हवा में जाएगी, तो पानी डेंसर है, हवा रेयर है, तो लाइट रे भारी से हल्के में जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड करती है, पता है। और जब लाइट रे डेंसर के अंदर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ये दो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं, एक बार लाइट रे को बनाते हैं भाई। तो देखिएगा बच्चों, तो मैंने लाइट रे को भेजा यहां से, ये लाइट रे गई, और लाइट रे जाने के बाद यहां पर मैंने क्या बना दिया? नॉर्मल। क्या बना दिया? ये बन गया नॉर्मल। तो बताओ लाइट कैसे बेंड करेगी? यूं तो लाइट को सीधे जाना चाहिए, पर क्योंकि मीडियम बदल रहा है तो लाइट बेंड करेगी अवे या टुवर्ड्स? अवे। तो लाइट यहां से बेंड कर गई अवे। क्या आपको अवे बेंड होती हुई दिख रही है लाइट? लाइट का एक्चुअल रास्ता ये था सीधा, पर लाइट नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ बेंड कर गई और ऐसे चली गई। अब यहां पर अपन बैठे हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो अपनी आंख से इसको लाइट को देख रहा है। अब हमारे मन का भ्रम, मैंने आपको 10वीं में बताया था कि हमारे मन को एक बहुत गंदा भ्रम होता है, और वो भ्रम क्या है? लाइट ट्रेवल्स है ना। पता है आपको ये कि हमारे मन को एक गंदा भ्रम होता है, उस भ्रम का नाम है लाइट ट्रेवल्स है ना। तो हमारे मन को लगता है लाइट अगर उधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट भी कहां पड़ा है? बेशक लाइट वहां से आ रही हो, यहां से लाइट गई, वहां शीशा रखा था, शीशे से मेरी आंखों में आई, पर मेरी आंखों को क्या लगेगा? क्योंकि लाइट वहां से आ रही है तो ऑब्जेक्ट भी कहां रखा है। तो इस भ्रम के बेस पर सारी दुनिया चलती है कि हमें लगता है लाइट अगर उधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट वहीं रखा है। इसीलिए आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट, क्लास 10th में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, इन सब में इसका रोल है भाई कि आपकी आंखों को लगता है लाइट वहां से आ रही है तो ऑब्जेक्ट भी कहां है? वहां पे। तो मुझे ऑब्जेक्ट वहीं दिखेगा जहां से लाइट मेरी आंखों में आ रही है। अब जब मैंने देखा ध्यान से कि ये लाइट मेरी आंखों में कहां से आ रही है, ऐसे, तो मेरे मन ने बोला कि वो जो कॉइन है, वो जो डॉट है, वो कहां है? उसने बोला ये वो कॉइन, वो डॉट यहां कहीं है, क्योंकि लाइट तो इसी से सिदाई में आई थी। लाइट जिस सिदाई में आ रही थी मेरी आंखों में, मेरे दिमाग ने उसी के एक्सटेंशन में माना कि ऑब्जेक्ट वहां पड़ा है। क्योंकि लाइट जब आती है ना तो इमेज लेके आती है, तो लाइट मेरी आंखों में जब आई तो उसमें कॉइन की, मान लो कॉइन है यहाँ पे, तो लाइट में वो कॉइन की इमेज थी, कॉइन की इमेज मुझे दिखी, पर मेरे अब दिमाग को मेरे ये बताना है कि वो कॉइन है कहां पे। तो मेरा दिमाग बस ये देखता है लाइट किस सिदाई में आ रही है। लाइट अगर इस सिदाई में आ रही है तो पक्का वो कॉइन कहां रहा होगा? वहां पे। ये मान ही नहीं पाएगा हमारा दिमाग कि लाइट बेंड करके भी तो आ सकती है। ये दिमाग के ऑपरेशन में नहीं आता। हमारा ब्रेन ने बचपन से लेके अब तक इसके मैकेनिज्म सेट किया, हमने किया वैसे। हमने अपने दिमाग को बार बार यकीन दिलाया कि जिस तरफ से लाइट आ रही होती है ऑब्जेक्ट वहीं पे होता है। समझ रहे हो? हाँ ना बोलो। अब मेरे दिमाग को लग रहा है ये पेन यहां पे,
मेरे दिमाग को लग रहा है 5 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर पेन पड़ा है, मैंने 10 सेंटीमीटर अपने हाथ को भेजा, पेन था ना, तो मेरे दिमाग को यकीन हो गया कि जहां दिखता है वहीं होता है। क्योंकि बचपन से आप पानी का ग्लास उठाने गए अगर, तो पानी का ग्लास अगर टेबल पे पड़ा है तो आपकी आंखों को दिख रहा है टेबल पे पड़ा है, आंखों को वहां दिख रहा है, और जब आपने हाथ मारा तो वहां पे था ना। पर ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो दिखती कहीं पर है, होती उनसे हमारा ज्यादा पाला पड़ा नहीं। हम एक दिन के अंदर कम से कम 20 से 25 हजार बार अपने दिमाग को आज भी ट्रेन कर रहे हैं कि जो चीज जहां दिखती है वो चीज वहीं होती है। क्योंकि हम कुछ इमेजिन करते हैं, दोस्त ने हाथ आगे किया हाथ मिलाने के लिए, हमारे दिमाग ने बोला यहां पर है उसका हाथ, इमेज यहां से आ रही है लाइट, हमने ऐसे हाथ आगे किया, वहां पे हाथ था, हाथ मिला, तो हमारे दिमाग को यकीन हो गया कि जो चीज जहां दिखती है वो चीज वहीं पे होती है। लेकिन कुछ चीजों में ऐसा नहीं होता। कुछ चीजों में क्या था, लाइट ऐसे आ रही थी, मेरे दिमाग ने बोला हर बार तो जिस सिधाई में लाइट आती है वहीं पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तो इस बार भी ऐसे ही होगा। तो दिमाग के अंदर एक भ्रम है, उस भ्रम के कारण हमें यहां पर रखा हुआ कॉइन यहां पर नहीं ऊपर दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको कॉइन दिख रहा है क्योंकि लाइट जैसे आपकी आंखों में गई है, उस सिधाई में एक्सटेंड किया तो यहां पर आपको कॉइन दिख रहा है। सही है भैया। अब एक और लाइट रे भेजता हूं मैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी कोई लाइट रे मीडियम के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है तो वो सीधी निकल जाती है। रिफ्रैक्शन के दौरान जब भी कभी लाइट रे मीडियम के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है ना, नॉर्मल के अलोंग, तो सीधी निकल जाती है, बेंड बुंड नहीं करती लाइट। एक लौता एक्सेप्शन था। तो मैंने यहां से एक और लाइट भेजी बिल्कुल सीधी, ये कैसे निकल गई, सीधे। अब जब ये लाइट रे और ये लाइट रे मिली एक जगह पे तो यहां बन गई आपकी इमेज। दो लाइट रे गई थी, ये ऐसे मुड़ गई, सीधी चली गई, क्या ये दोनों आगे जाने के बाद मिलेंगे यहीं पे? तो फिर मैंने कहा एक्सटेंड किया पीछे, और यहां पर बन गई कॉइन की इमेज। तो असल में कॉइन यहां पर आपको यहां पे दिखेगा, ये है उसका ऑब्जेक्ट और ये बन रही है उसकी इमेज। समझ रहे हो? तो अब बताओ, एक्चुअल डेप्थ तो ये है इतनी, पर आपको कितनी गहराई में दिखेगा वो? क्या इतनी सी गहराई में दिखेगा मुझे? बताओ। मुझे तो इतना नीचे दिख रहा है ना टॉप से, एक्चुअल में वो कितना नीचे? इतना नीचे। तो पहले तो आपको इस डायग्राम के जरिए मुझे समझाना था कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। आप समझ पाए ऐसा क्यों हो रहा है? कि वो नीचे की चीज आपको ऊपर इसलिए दिख रही है क्योंकि जब लाइट वहां से आपकी आंखों में आ रही है तो वो थोड़ा सा बेंड कर जा रही है, और बेंड कर रही है, पीछे एक्सटेंड करने पे वो थोड़ा ऊपर उठ के दिख रहा है आपको, इसीलिए क्योंकि लाइट की सिधाई में जहां इमेज बन रही है थोड़ा ऊपर है। इसकी इमेज यहां बनाई है रिफ्रैक्टेड लाइट्स ने, इसकी इमेज यहां बनाई। हमें ये तो नहीं दिखता, हमें इसकी इमेज दिखती है। समझते हो क्या दिखती है? क्योंकि जब लाइट बाहर आ रही थी तो वो सीधी आई ही नहीं, मुड़ के आई। तो अब मैं आपसे पूछूं अगर एक लाइन में कि चीजें उठी हुई क्यों दिखती है, तो इसका उत्तर अगर आपको 2 शब्दों में देना हो, 1 शब्द में देना हो, क्या दोगे? हाँ, हाथ ऊपर। चीजें उठी हुई क्यों दिखती हैं, उसका उत्तर अगर 1 शब्द में देना हो तो क्या दोगे? रिफ्रैक्शन। बहुत सिंपल। हुआ क्या? लाइट बेंड करी, लाइट तो बस आई और मीडियम बदला, लाइट बेंड कर गई। बेंड करने की वजह से ही तो, अगर मान लो लाइट बेंड ना करती, लाइट सीधी जाती और मेरी आंखों में आती, तो जब मैं एक्सटेंड करता तो यहीं तो मिलती। नहीं समझे? तो लाइट सीधी नहीं गई क्योंकि लाइट बेंड कर गई। तो सारा खेल क्या है? रिफ्रैक्शन। तो कोई आपसे पूछे चीजों की पोजीशन ऊपर उठी हुई क्यों दिखती है किसी भी मीडियम में, तो आप बोलोगे इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और इस शिफ्ट को यहां से यहां तक, जो भाई साहब यहां थे यहां दिख रहे हैं, इस शिफ्ट को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल शिफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शिफ्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। समझ रहे हो? ये मीडियम है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग यहां पे थी, यहां दिख रही है, नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट है ये कितना निकालना है? नेचुरल एपरेंट डेप्थ निकालनी है। अब इसको निकालते वक्त जो टेक्निकलिटी लगेगी वो इतनी सिंपल है कि अगर आप ध्यान समझोगे तो सीख भी जाओगे नया कुछ और समझ भी जाओगे। ये डायग्राम क्लियर है आपको? अच्छा, मुझे एक बार इस डायग्राम में आई और आर मार्क करना बताओगे? आपको पता है आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होता है? एंगल ऑफ। और आई और आर दोनों मार्क होते हैं नॉर्मल के साथ। किसके साथ? तो बालक बताना यार आई क्या है? आई क्या है इसमें? ये एंगल आई है क्या? श्योर? मतलब तुम कह रहे हो ये एंगल आई है? लाइट आई, नॉर्मल, ये एंगल आई हो गया। अच्छा, एंगल आर बताना, ये वाला। बढ़िया, समझदार। ये आई है, आर है। अब अपनी समझ से मुझे बताना, अगर ये आई है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी क्या होगा? किसको समझ में आ गया? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझते हो? जेड बनता है जब,
तो यहां पर ऐसे 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 जेड बन रहा है, तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, पैरेलल है, तो ये आई है तो ये भी आई होगा। चलो और बताओ। अच्छा, अगर ये आर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी आर नहीं होगा? देख लो भाई आराम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझते हो? दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर। तो आप किस किस बच्चे को यहां पर, अभी मैं यहां पर एक ज्वाइनिंग कर रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं, किस किस बच्चे को यहां पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं? मैं आपको अलग रंग से मार्क करके दिखाता हूं, शायद अब दिख जाए। एक ये ट्राइंगल स्मॉल आर एंगल वाला, और एक ये ट्राइंगल आई एंगल वाला, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। मैं आपको एक बार, मैं इसी डायग्राम से कराऊंगा डेरिवेशन, लेकिन उस डायग्राम को भी एक बार समझा देता हूं भाई, दोबारा से एक बार समझ लो कहानी क्या है। बताओ जरा मुझे, यहां पर रखा था ऑब्जेक्ट, हाँ ना बोलो, लाइट गई बेंड कर गई, और फिर वो बेंड कर गई तो एक्सटेंड करा, यहां पे मिल रही है ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, सारा कुछ मार्क कर लिया। मैं चाहता हूं कि ये डायग्राम रेफरेंस के लिए होता है पीपीटीज में, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई अगर मैं बना के समझाऊंगा डायग्राम तो आप पेपर में बना पाओगे, वरना तो वो डायग्राम बने हुए से नहीं बनता कुछ। अभी तुम्हें क्लियर है? तुम बोलो दोबारा बना दूं या क्लियर है? श्योर? अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन करनी है मुझे। ये है मेरी एक्चुअल डेप्थ, ये यहां पे मार्क हो रखी है, और ये है मेरी छोटी सी लिखी हुई नकली डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। तो मुझे डी एक्चुअल और डी एपरेंट में एक रिलेशन चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, कि मैं निकालना चाहता हूं कि मैंने असल में 20 सेंटीमीटर नीचे लिखा रखा तो कितने सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। न्यूमेरिकल आगे कैसे करूंगा, डेरिवेशन करनी है मुझे प्रॉपर। तो शुरू करते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं भाई, और आप मुझे बताइए जो भी कुछ समझ में ना आए साथ साथ पूछते रहना। देखो बालकों, मैं आपसे पूछूं अगर कि बालक मुझे बताओगे tan आई, tan थीटा, tan आई, पहली बात तो मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूं ए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसका नाम रख देता हूं बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका नाम आई है और इसका नाम ओ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं tan आई बताओ, बड़े ट्राइंगल में tan आई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, होता ही नहीं होता? अरे बोलो। अच्छा, क्या होगा? ए बी अपॉन ए ओ। अच्छा, और tan आर क्या होगा? ए बी अपॉन ए आई। अच्छा, कौन कौन इन दोनों बातों से सहमत है? कि समझ में आ रहा है भाई, हम समझ पा रहे हैं चीज कि tan थीटा एक बार हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, बड़ा ट्राइंगल, और एक बार छोटे में परपेंडिकुलर बाय बेस। सही है? अब बताना ये पूरा जो बेस है यही तो है डी एक्चुअल। अरे भाई एओ की वैल्यू क्या है? एओ डी एक्चुअल, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन डी एक्चुअल। इधर बताओ ए आई की वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन डी एपरेंट, नकली डेप्थ, तो डी एपरेंट यहां पे आ जाएगा। अच्छी बात है, नकली डेप्थ असली डेप्थ। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो मैथ वालों को तो पता होगी, मेडिकल वालों को पहली बार बता रहा हूं मैं, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा व्हेन एंगल इज स्मॉल। जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो tan थीटा किसके बराबर होता है? ये बात पता थी आपको? पता थी तो बहुत बढ़िया बात है, दोबारा बता रहा हूं, tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, उनका ग्राफ बिल्कुल सेम चलता है जब एंगल काफी छोटा होता है। एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री तक होगा तो tan थीटा और sin थीटा बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहां पर tan आई निकाला, इट इज नियरली इक्वल टू sin आई, और यहां पर भी tan r इज नियरली इक्वल टू sin r। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। कौन कौन इतनी बात समझ पा रहे हैं? मैंने tan थीटा से परपेंडिकुलर बाय बेस निकाला और tan आई tan r निकाला और उसको sin आई sin r के बराबर रख दिया नियरली। चलिए भैया, ऐसा करने से क्या फायदा, अभी बता जाएगा फायदा। तो यहां तक मैं अपना डेरिवेशन का एक हिस्सा खत्म कर चुका हूं। दूसरा हिस्सा ये बताओ मुझे कि स्नेल्स लॉ ने कहा था जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो sin आई बाय sin r इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू, म्यू बाय, अब ये म्यू बाय म्यू में क्या होता है? 10वीं वालों कुछ बताओ, अगर थे 10वीं में यहां पे तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि sin आई बाय sin r इज इक्वल टू 2 म्यू होते हैं, ऊपर कौन सा म्यू आता है? म्यू 2 या म्यू 1 नहीं होता। मैं उसका नाम 1 रख दूं, 2 रख दूं, 2 को
क्या आना चाहिए? म्यू आर बाय, आपको बताता हूं सभी बच्चों को बहुत आसान भाषा में कि बालक सुनो सुनो सुनो, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, इसका नाम 1 है, उसका 2 है, इसका 3 है, उसका 4 है, उसका 5 है, उसका 6 है, नाम नंबर कोड से फर्क नहीं पड़ता, रेयर डेंसर से भी फर्क नहीं पड़ता। साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल है, उसका एक यूनिवर्सल तरीका बताया था 10th में, अभी दोबारा बता रहा हूं 12th में। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पर जा रही है, जहां पर जा रही है उसका म्यू, अपॉन जहां से आ रही है उसका म्यू। इसके अलावा कोई लगाना ही नहीं है, इस ये कभी गलत होगा नहीं। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है अपॉन जहां से आ रही है। दोबारा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन जहां से आ रही है उसका म्यू, जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन जहां से आ रही है उसका म्यू। अब बताओ यहां पर लाइट कहां पे जा रही है? म्यू आर में जा रही है। कहां से जा रही है? म्यू डी से जा रही है। हाँ ना, बोलो भाई। तो इस वाले केस में साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? लाइट जहां पे जा रही है, कहां जा रही है और कहां से जा रही है, तो ये याद कर लो, इसे आपकी किताब में बिल्कुल अच्छे से लिखा है, इसे बिल्कुल हिंदी में करके, म्यू जहां से लाइट, जहां पर लाइट जा रही है अपॉन म्यू जहां से लाइट आ रही है, जहां पे जा रही है अपॉन जहां से, यही होता है हमेशा साइन आई बाय साइन आर। कभी इसका उल्टा नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ एक्सेप्शन नहीं, कभी भी गलत नहीं लगा पाओगे अगर ये याद रखोगे तो साइन आई बाय साइन आर हमने लिख दिया इस केस में, यहां तक दिक्कत। अच्छा मुझे बताओ, साइन आई की वैल्यू तो है मेरे पास, ये मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं ये लिख चुका हूं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है अपॉन जहां से आ रही है। साइन आई की वैल्यू ए बी बाय डी एक्चुअल, तो ए बी अपॉन डी एक्चुअल। अच्छा, साइन आर की वैल्यू ए बी अपॉन, देखो यार अगर बोलोगे नहीं तो फिर तो पक्का ही नहीं आएगा तुम्हें। यहां क्या है? म्यू आर बाय, श्योर। अच्छा, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ये डी एपरेंट ऊपर चला जाएगा और ये डी एक्चुअल, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, ये नीचे आएगा, तो यहां आ जाएगा डी एपरेंट नकली डेप्थ अपॉन डी एक्चुअल असली डेप्थ इज इक्वल टू म्यू आर बाय, ये डेरिवेशन बहुत मुश्किल था क्या? मुश्किल तो नहीं था, इतना सही करना है। पहला स्पेशल केस दे रहा हूं बच्चों कि अगर बाहर एयर होती, ठीक है, एयर या वैक्यूम होता आउटसाइड, तो क्या कहानी होती? तो म्यू आर क्या हो जाता? 1, क्योंकि एयर वैक्यूम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो फॉर्मूला क्या होता? नकली बाय असली इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डी। सिंपल 1 हो जाता, म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाती है, और क्या होता? ठीक है, इससे एक अच्छा सा रिलेशन निकल के आता है, वो कहता है डी एपरेंट, इसको ऊपर ले जा रहा हूं बच्चों, इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन म्यू। इस फॉर्मूले को पढ़ने का तरीका अलग है, इस फॉर्मूले को दिखाने का तरीका अलग है। ये मैंने स्पेशल केस यूं ही नहीं निकाला, अब मैं पूरा तरीका बदल रहा हूं। यहां पर आपने एक तरीके से पढ़ा कि जब भी आप किसी भी मीडियम में रखी हुई कोई चीज को बाहर से देखते हो तो आपको थोड़ी उठी हुई दिखती है, उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है डी एक्चुअल, नकली डेप्थ होती है डी एपरेंट, और उसका रिलेशन क्या है? डी एपरेंट बाय डी एक्चुअल, नकली बाय असली इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। श्योर? ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है, ये भी यही बात कह रहा है, लेकिन पूरा नजरिया बदल गया। देखो, ये कहता है कि मान लो एक चीज है जो जिसकी थिकनेस है डी, कितनी है? डी। अगर उसकी एक्चुअल थिकनेस डी है और आप उसको देखोगे अगर ऊपर से, तो आपको उसकी थिकनेस डी नहीं दिखेगी, थोड़ी सी कम दिखेगी। कितनी दिखेगी? डी बाय म्यू, डी बाय म्यू। मतलब सिंपल बात कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि यहां पर एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है, ग्लास स्लैब के नीचे एक पेपर पड़ा है, पेपर, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। एक्चुअल में पेपर इस जगह से कितना नीचे है? टी। पर क्योंकि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू, तो पेपर आपको कितना नीचे दिखेगा? टी बाय, जितनी भी एक्चुअल गहराई होगी उसको म्यू से डिवाइड कर दो। जो चीज मुझसे 10 सेंटीमीटर दूर है, मीडियम होने की वजह से वो मुझे कितनी दूर दिखेगी? 10 अपॉन म्यू।
एक्चुअल दूरी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो? तो अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो और उसकी एक्चुअल गहराई 15 सेंटीमीटर है, तो आपको कितना गहरी दिखेगी? 15 अपॉन म्यू। बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करना है। तो यानी कि किसी भी चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, किसी भी डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड कर दो, तो नकली डेप्थ आ जाती है। असली गहराई कितनी भी हो, पर आपको क्या दिखेगी? असली गहराई अपॉन म्यू। समझते हो? जब भी आप किसी चीज को देखते हो ऐसा ही होता है।